हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 5। तो देखिएगा क्या है इस चैप्टर में। पाठ 5, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? पहले जो 4 चैप्टर थे उसमें हमने स्थिर आवेशों से संबंधित कुछ गुणधर्मों को जो है ना पढ़ा था, लेकिन यहाँ अब आवेश जो है वो गति में होने से विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो फिर सबसे पहले हम इसी विद्युत धारा को जो है परिभाषित करते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा, ये पहला टॉपिक आप डालिएगा, विद्युत धारा। तो कैसे परिभाषित करेंगे विद्युत धारा को? किसी चालक में प्रति इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। प्रति इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। सपोज कीजिए कि आपके पास में ये कोई चालक है और इस चालक के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब जैसे ही हम इसको विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो इससे कितने जो है प्रति इकाई क्षेत्र, ये जो हमारे पास जो क्षेत्रफल है, क्योंकि काट क्षेत्रफल है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना आवेश जो है इससे गुजरता है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा होती है। तो परिभाषा लिखिएगा, किसी चालक में प्रति इकाई समय में या प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा किसी चालक में प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। ठीक, आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे पास में विद्युत धारा की परिभाषा। अब यहां हम ये देखें, यदि किसी चालक से टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q हो, तब विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T। इस तरीके से जो है हम धारा का फॉर्मूला बना सकते हैं, I इक्वल Q अपॉन T। तो अब आप इसे नोट कीजिएगा कि धारा को कैसे परिभाषित करेंगे कि प्रति इकाई समय में या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, या फिर किसी चालक जो है
आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब रही बात ये, यहां धारा से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उन पर हम आते हैं। तो वो देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा, एवरेज करंट। औसत विद्युत धारा, आई एवरेज। कैसे परिभाषित करेंगे? तो फिर मान लीजिए कि आपके पास में कोई चालक है और इस चालक में इस काट क्षेत्रफल से डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में गुजर जाता है। तो फिर हम ये कहेंगे कि धारा को परिभाषित हम कर रहे हैं तो आई एवरेज आएगी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। कहने का मतलब किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश एवं उस समय अंतराल का अनुपात। ये किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश है और ये वो समय अंतराल है और इसका जो रेशियो या अनुपात है उसे हम औसत विद्युत धारा कहते हैं। तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्या किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा एवं उस समय अंतराल का अनुपात। तो फिर परिभाषा बनेगी, किसी चालक से किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा एवं उस समय अंतराल का अनुपात। समय अंतराल का अनुपात औसत विद्युत धारा होती है। तो फिर हम यहां लिखें, यदि किसी चालक से डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू हो, तब औसत विद्युत धारा कैसे लिखेंगे? आई एवरेज बटे में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास में आई एवरेज बन गई। तो ये औसत विद्युत धारा होगी। अब इसे भी आप नोट कीजिए। अब एक और हमारे पास में धारा जिसको हम ताक्षणिक धारा कहते हैं। तो ताक्षणिक धारा जो है उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी चालक से किसी क्षण प्रवाहित धारा, किसी समय अवस्था पर प्रवाहित धारा, उसे हम ताक्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। तो अगले वाला हम हेडिंग लेंगे, ताक्षणिक विद्युत धारा। ताक्षणिक किसी क्षण, ताक्षणिक विद्युत धारा तात्क्षणिक
विद्युत धारा किसी चालक से किसी क्षण या समयावस्था पर प्रवाहित धारा ताक्षणिक विद्युत धारा होती है। होती है, ठीक है। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास में किसी टाइम पर टी के ऊपर प्रवाहित जो आवेश था वो क्यू था, लेकिन थोड़ा सा अल्प समय जो टी प्लस डेल्टा टी बीता टाइम हुआ, तब हमारे पास में आवेश प्रवाहित हो गया क्यू प्लस डेल्टा क्यू। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हुआ, लेकिन हमें टी समय पर कितनी धारा बह रही है किसी क्षण टी समय पर निकालनी है। तो यदि मैं मान लो कि इस तरीके से लिखूं कि डेल्टा टी समय में कितना आवेश गुजरा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी समय में गुजरने वाला आवेश जो आएगा वो तो औसत विद्युत धारा को बताएगा इस समय अंतराल डेल्टा टी में, लेकिन आपको तो टी समय के ऊपर करंट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर डेल्टा टी समय को जो है वो जीरो करना पड़ेगा, अग्रसर करना पड़ेगा, जीरो की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। तो फिर ये हमारे पास में क्या आएगी? लिमिट डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम से कम हो, जीरो की ओर अग्रसर हो, तब आप उस टी समय के ऊपर या उस क्षण कितनी धारा है उसे आप ज्ञात कर पाएंगे। तो आई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, लेकिन ये अवकलन की परिभाषा से इस चीज को हम डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये तुम्हारे पास में जो है ताक्षणिक विद्युत धारा की परिभाषा बन गई। किसी क्षण किसी समय टी के ऊपर कितनी धारा बहेगी उसे हम जो है सैद्धांतिक रूप से इस तरीके से जो है वो बता सकते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडस टू जीरो, तो उस केस में ये बन जाएगी टी समय पर धारा, ठीक है। अब ताक्षणिक विद्युत धारा के बाद में हम धारा के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो फिर देखिए ये तथ्य क्या है। नेक्स्ट बात हमारे पास में आती है कि धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखिएगा आप, आई बराबर होता है क्यू अपॉन में टी, और क्यू को मापते हैं किसमें? कूलाम में, और समय को सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड। तो एसआई मात्रक कूलाम पर सेकंड जो किसके बराबर होगा? एम्पियर के। तो धारा का एसआई मात्रक हमारे पास में क्या बन गया? एम्पियर, ठीक है, कूलाम पर सेकंड। लेकिन हम सीजीएस की मात्रक की बात करें तो कूलाम का स्टेट कूलाम होता है या फ्रैंकलिन होता है, तो स्टेट कूलाम पर सेकंड को बायोट कहते हैं, बायोट BIOT, वो सीजीएस मात्रक बन जाता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया कूलाम पर सेकंड एम्पियर। अब यहां से भी हम ये देखें कि एक एम्पियर धारा क्या है। हालांकि धारा का एसआई मात्रक जो एम्पियर है उसकी जो एसआई परिभाषा है वो इस तरीके से नहीं होगी, वो दूसरे तरीके से होगी, जो आपके जो है धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में होगी। तो यहां मैं 1 एम्पियर यदि किसी
चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तब प्रवाहित आवेश की मात्रा तब प्रवाहित धारा की मात्रा तब प्रवाहित धारा की मात्रा 1 एम्पियर होगी। अर्थात Q इक्वल 1 कूलाम, T इक्वल 1 सेकेंड, देन I इक्वल Q अपॉन T, दिस इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे में 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। लेकिन ये इसकी जो है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार परिभाषा नहीं है, केवल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये परिभाषा दी है। तो 1 एम्पियर की यदि परिभाषा पूछी जाए तो हमें वो ऐसा ही सिस्टम के तहत लिखनी पड़ेगी। यहां जनरल तौर के ऊपर हमने इसको परिभाषित किया है 1 एम्पियर को। तो फिर ये चीज आप उतारिएगा। जबकि ये जो है 1 एम्पियर की एसआई परिभाषा नहीं है, ठीक, ये ध्यान रखोगे, ये एसआई परिभाषा नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में कि विद्युत धारा जो है उसका विमीय सूत्र क्या बनेगा। तो फिर विमीय सूत्र तो देखें विमीय सूत्र के लिए विमीय सूत्र के लिए हमारे पास में धारा का जो है आई का सिंबल एम्पियर, तो न तो एम है न एल है न टी है, लेकिन ए एक बार है। तो ये हमारे पास में बन गया विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या लिखें, M0 L0 T0 और A1, ये विद्युत धारा का विमीय सूत्र होगा। तो अब आप इसे जो है वो नोट करते जाइए और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ स्टार डाल करके मैं लिखूंगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उस पर आइए। नेक्स्ट बात हमारे पास में आती है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि फार्मूले में देखा I बराबर Q अपॉन में T, Q कूलाम था, T समय था, ये भी अदिश थे। धारा एक अदिश राशि है। तो अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशि है। कैसे, इसे आप एक एग्जांपल से देख सकते हो। मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई वायर है और इसके अंदर ये एमीटर लगा रखा है और मान लीजिए कि इसमें 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। लेकिन यदि मैं इस वायर को इस तरीके से यदि हम मोड़ दें तो भी इसमें बहने वाली धारा का मान 2 एम्पीयर ही होगा, ठीक। दूसरी बात, ये हमारे पास में कोई एमीटर लगा हुआ है और ये जो है एक दूसरा एमीटर लगा हुआ है और ये दोनों धाराएं जो है इनको मापने के लिए एक एमीटर ये लगा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ जो धारा आ रही है वो हमारे पास में 2 एम्पीयर आ रही है, यहाँ हमारे पास में 1 एम्पीयर आ रही है और ये एंगल सपोज कीजिए कि 60 डिग्री का है। ये एमीटर हमें कितनी बताएगा, ये एमीटर हमें 3 एम्पीयर बताएगा, ठीक है।
अब मैं इस 60 डिग्री से यदि ये 90 डिग्री कर देता हूं और इस एमीटर की पोजीशन ये आ गई तो भी ये 3 एम्पियर ही होगा। तो क्या धारा की प्रवाह की दिशा पर इस मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि धारा जो है वो एक अदिश राशि है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि धारा जो है वो अदिश राशि है। अब लेकिन किसी विद्युत परिपथ में लेकिन किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा अर्थात विद्युत स्रोत के धनाग्र से ऋणाग्र की ओर किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा अर्थात विद्युत स्रोत के धनाग्र से ऋणाग्र की ओर दर्शाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपके पास में ये जो है हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई चालक है और इस चालक के अंदर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? ये बैटरी की धनाग्र की ओर मूव करेंगे। और तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो ऐसे अज्यूम हो रहा है कि जैसे पीछे की तरफ मूव हो रहा है। तो फिर इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट बनेगी ये पॉजिटिव, ये धनायन है, ये इनका सिर्फ अज्यूमशन है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट बनेगी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक धारा। ठीक है। और धनावेश के प्रवाह की वजह से जो धारा बनती है उसको सिंपली हम धारा ही कहते हैं, सामान्य धारा। इसको हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि यहां पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो हम बैटरी के धनाग्र से ऋणाग्र की ओर लेते हैं, क्योंकि धनायन का प्रवाह है का अज्यूमशन आपके पास में इस तरीके से है। तो फिर धारा की दिशा हम परिपथ में दिखानी होगी, किधर? प्लस से किधर? माइनस की ओर। तो जब भी हम किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा की दिशा दिखाएं तो ये हमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि उसकी दिशा होती है प्लस से किधर? माइनस की ओर। तो यहाँ क्या चीज सामने आई? इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह से। और दिशा है कहां से कहां तक? तो इलेक्ट्रॉन ठीक उल्टे चल रहे हैं। तो स्रोत के ऋणाग्र से, विद्युत स्रोत के ऋणाग्र से धनाग्र की ओर, दूसरे नंबर पे धारा है सामान्य धारा। धनावेश के प्रवाह, के कारण दिशा है स्रोत के धनाग्र से
ऋणाग्र की ओर। कि जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाते हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज जैसे क्रिएट होता जा रहा है, तो ऐसे अज्यूम होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो हो रहा है इधर और नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इधर, इसलिए हम इनकी जो धारा की दिशा है वो ऐसे दिखा सकते हैं। फिर भी हम जो है एक परिपाटी के अनुसार जो है धारा की दिशा को सदैव ही स्रोत के धनाग्र से किधर दिखाते हैं, ऋणाग्र की ओर दिखाते हैं। कभी भी हम इसको इस तरीके से धारा नहीं दिखाते जैसे ये एरो के निशान। प्रैक्टिकल में भी जब हम विद्युत परिपथ बनाते हैं तब ऐसे निर्देश होते हैं कि धारा की दिशा दिखाना जरूरी है। यदि परिपथ बनाते समय धारा की दिशा नहीं दर्शाई गई तो उस केस में आधा नंबर कट कर लिया जाता है। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि जब भी विद्युत परिपथ बनाएं तो हम धारा की दिशा को दर्शाएं। तो ये तुम्हारे पास में हो गई जो ना अगली वाली बात। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है कि अलग अलग पदार्थों में धारा प्रवाह के लिए धारा को ले जाने वाले जो आवेश वाहक हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहां लिख रहा हूं, विभिन्न पदार्थों में विभिन्न चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाह करने वाले आवेश वाहक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे धातुओं की बात की जाए, जैसे ये पदार्थ और ये आवेश वाहक, आवेश वाहक। सबसे पहली बात करें हम किसकी, धात्विक चालकों की, धात्विक चालक। इनमें आवेश भाग कौन होते हैं? तो मैंने पढ़ा है कि इनमें आवेश भाग जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर के जाते हैं तो धारा उनकी वजह से होती है। अब मैं ऊपर इसको मिटा रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं इसके। अगले वाले हम पदार्थ लेते हैं, उन पदार्थों में है वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं क्या, धनायन एवं ऋणायन। उसमें जो होते हैं आपके पास में धनायन एवं ऋणायन, तो फिर इसके नीचे धात्विक चालक के बाद में हम ये दूसरे नंबर पे ये चीज लिख सकते हैं। अब और भी हमारे पास में पदार्थ हैं जैसे अर्धचालक। तो अर्धचालक पदार्थों में, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थों में होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं होल, इलेक्ट्रॉन एवं होल। ये धारा का प्रवाह करने में योगदान करते हैं। और आगे है हमारे पास में फोर्थ नंबर पे एक विसर्जन नलिका होती है। उसमें विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं जिसको, विसर्जन नलिका। इसमें जो है वो गैसीय धनायन एवं इलेक्ट्रॉन, गैसीय धनायन एवं इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश वाहक होते हैं। तो इस तरीके से हम विभिन्न पदार्थों में जो है वो आवेश वाहकों को जान सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निर्वात में भी गति कर सकते हैं,
जैसे पिक्चर ट्यूब होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पिक्चर ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गन होती है उसमें निर्वात होता है, तो फिर धातु प्लस से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जो है वो एनोड तक और निर्वात में चल करके पहुंचते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर आपका यहीं तक है। थैंक यू।